नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित चलाई जा रही अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक होगा व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला को। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विकल्प डी। महात्मा गांधी द्वारा जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया गया, इसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना गया। देखिए यहां पर एक प्रश्न और बनता है कि इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो याद रखिएगा दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू और पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। अब यहां पर जरा एक बात और कोरिलेट करिए कि जो गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हुआ, यह किस पृष्ठभूमि में प्रारंभ हुआ? क्योंकि उस पृष्ठभूमि से भी प्रश्न आपके यहां बनता है। तो याद रखिएगा जब अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह से कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया तो गांधी जी के नेतृत्व में यह व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था। अब यह प्रश्न उठता है कि अगस्त प्रस्ताव क्या है? तो देखिए अगस्त प्रस्ताव को लेकर तीन प्रकार के प्रश्न आपसे बनते हैं। सबसे पहला तो मूलभूत प्रश्न है कि अगस्त प्रस्ताव कब आया और किसके द्वारा लाया गया। दूसरा प्रश्न बनता है कि अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या बातें सम्मिलित थी। और तीसरे प्रकार का प्रश्न बनता है कि इस अगस्त प्रस्ताव पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया थी। तो हम लोग प्रारंभ करेंगे मूलभूत प्रश्न से कि अगस्त प्रस्ताव कब और किस समय आया। तो याद रखिएगा ये जो अगस्त प्रस्ताव आया था, ये युद्ध में भारतीयों के सहयोग प्राप्त करने के मूल उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को, कब? 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो की घोषणा को ही अगस्त घोषणा कहा जाता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो की घोषणा को ही अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है और ये विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के मूल उद्देश्य से लाया गया था। अब इसमें दूसरी बात कि इसमें प्रावधान क्या क्या था। तो याद रखिएगा इस अगस्त प्रस्ताव में कहा गया कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, यह मुख्य लक्ष्य है। यानी डोमिनियन स्टेटस देना मुख्य लक्ष्य रखा गया इस अगस्त प्रस्ताव में। और याद रखिएगा यह पहली बार आधिकारिक तौर पर इस बात की घोषणा की गई। दूसरी बात, इसमें भारतीयों को शामिल करके एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान था। तीसरी, वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार करने का प्रस्ताव था और युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा, यह भी प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव में शामिल था। इसके अलावा अल्पसंख्यक वर्गों से यह कहा गया कि सरकार ऐसी किसी भी संस्था को शासन नहीं सौंपेगी जिसके विरुद्ध सशक्त मत हो। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि सरकार किसी ऐसी संस्था को शासन कतई नहीं सौंपेगी जिसके विरुद्ध सशक्त मत हो। यानी जहां पर सर्वसम्मति होगी शासन उसी को सौंपा जाएगा। ये कुछ प्रस्ताव थे जो अगस्त प्रस्ताव में शामिल थे। अब जो तीसरे प्रकार का इसमें प्रश्न है कि इसमें क्या प्रतिक्रिया थी, तो अगर हम कांग्रेस की प्रतिक्रिया को देखें तो इसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि डोमिनियन स्टेटस का जो मुद्दा है वो पहले ही अस्वीकार किया जा चुका है। और उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाते हुए एक उदाहरण स्वरूप कहा कि जो अगस्त प्रस्ताव में जो बातें हैं ये दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील के जैसे हैं। दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील जैसा यह प्रस्ताव है। और इसी पर गांधी जी की प्रतिक्रिया क्या थी? उन्होंने कहा कि जो अगस्त प्रस्ताव आया है इसके कारण राष्ट्रवादियों और जो ब्रिटिश सरकार है इसके बीच खाई और चौड़ी होगी। तो देखिए आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि गांधी जी ने यह किस संदर्भ में कहा था, किस प्रस्ताव के विरुद्ध कहा था कि इसके कारण राष्ट्रवादियों और ब्रिटिश सरकार के बीच खाई और चौड़ी होगी। तो आपका जवाब होगा अगस्त प्रस्ताव के विरुद्ध में। क्लियर है? तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अंत में हम लोग बात कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग की इस पर प्रतिक्रिया क्या थी। तो याद रखिएगा मुस्लिम लीग ने जो अगस्त प्रस्ताव में अल्पसंख्यक वर्गों को जो भरोसा दिया गया था उसको लेकर तो खुशी का माहौल था, लेकिन इसमें पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए उसमें थोड़ी अस्वीकृति का माहौल था। क्लियर है? तो ये पूरी बातें आप अगस्त प्रस्ताव के बारे में ध्यान रखेंगे। और इस अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार करने के बाद कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, जिसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे और द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। क्लियर? अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था यह कब प्रारंभ हुआ था, इसकी तिथि, तो याद रखेंगे 17 अक्टूबर 1940 को। कब? 17 अक्टूबर 1940। यहां पर ईयर तो दिया है, तिथि पूरी याद रखेंगे 17 अक्टूबर 1940 को। अगले प्रश्न पर चल रहे हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया, दूसरा कौन था? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि द्वितीय सत्याग्रही कौन था। तो अभी हम लोगों ने चर्चा की कि जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही थे। तो यहां पर प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 3, पूछा जा रहा है कि सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था।
तो याद रखिएगा सर्वोदय शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया वो महात्मा गांधी के द्वारा। तो यहां पर प्रश्न संख्या 3 का ए विकल्प सही हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी, तो एक बात याद रखेंगे कि विनोबा भावे ने गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। यानी सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गांधी जी के द्वारा और गांधी जी के विचारों और आदर्शों का प्रचार करने के लिए विनोबा भावे द्वारा सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। क्लियर है? दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, यह टॉपिक यहां पर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले टॉपिक पर चल रहे हैं। अगला टॉपिक है क्रिप्स मिशन 1942। देखिए क्रिप्स मिशन में यहां पर सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था। अब जरा यहां पर भी कुछ बातें आपको समझना आवश्यक है कि क्या स्थिति थी, किस स्थिति में क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा गया। तो याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय के द्वारा, और उस अंतरराष्ट्रीय समुदाय में विशेष तौर पर अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन से भारत को स्वतंत्र करने का दबाव बनाया। और जब यह अंतरराष्ट्रीय दबाव बन रहा था तो इसी कारण से द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी की मदद मांगने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की सरकार ने अपने मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। क्लियर है? ये पूरा इसका बैकग्राउंड था। तो आपको यहां पर इसमें आंसर भी मिल गया कि भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था। तो याद रखेंगे मार्च 1942 में। तो यहां पर प्रश्न संख्या 1 का विकल्प बी सही हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स मिशन एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था। तो याद रखिएगा कि क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक कहा था, यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा था अपॉन ए क्रैशिंग बैंक। यह स्टेटमेंट दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो यहां पर प्रश्न संख्या 2 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर दो बातें ध्यान रखनी है। आपसे प्रश्न इस तरह भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के द्वारा किस प्रस्ताव के संदर्भ में कहा गया कि यह एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है। तो आपका जवाब क्या होगा? क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में। क्लियर? इस तरह भी प्रश्न बनता है, तो इस दृष्टिकोण से भी आप प्रश्न को देखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। तो मैंने आपसे कहा कि जब मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 3 का डी विकल्प से हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल के समय। क्लियर? और किसके नेतृत्व में आया था? तो आपका जवाब होगा स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। तो याद रखिएगा कि क्रिप्स मिशन के साथ जो कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार थे, इसमें कौन कौन से नाम शामिल थे? तो याद रखिएगा इसमें जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम शामिल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 4 का सी विकल्प से हो जाएगा। जो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया, उस मिशन से वार्ता करने के लिए कांग्रेस की तरफ से जो आधिकारिक वार्ताकार नियुक्त किए गए, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद शामिल थे। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा। तो याद रखिएगा गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहने वाले थे कौन थे? तो इसमें आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, लॉर्ड लिनलिथगो। तो याद रखिएगा लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था गांधी जी के आंदोलन को कि यह राजनीतिक फिरौती है। क्लियर? तो यहां पर प्रश्न संख्या 5 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना की गई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में जो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया था, उसने किस बात की घोषणा की थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो क्या करेगी। तो यहां पर पहला लिखा है कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। तो इस तरह का रिकमेंडेशन क्रिप्स मिशन का नहीं था। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा कि जो क्रिप्स मिशन था, इसने भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की घोषणा की थी और यह कहा था कि जो भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा वो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। क्लियर? तो यहां पर पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं है। बी विकल्प में लिख रहा है कि स्वतंत्रता प्रदान करने के पहले भारत को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए। तो इस प्रकार का भी रिकमेंडेशन नहीं था। सी विकल्प में लिखा है कि भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वो राष्ट्रमंडल में शामिल होगा। यह भी बात नहीं थी। अगला, भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए, यह रिकमेंडेशन थी क्रिप्स मिशन की। यह बिल्कुल सही है। यानी क्रिप्स मिशन ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए और वो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगी। अगला देखिए
प्रश्न संख्या 7 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और क्रिप्स प्रस्ताव में जो शामिल प्रावधान थे इसके संदर्भ में आपको इन कथनों की सत्यता की जांच करनी है। पहला लिखा है कि भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए। तो देखिए अभी हम लोगों ने पिछले प्रश्न में सभी ऑप्शन को क्लियर किया था, तो उसमें पहला ही ऑप्शन था कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने के संदर्भ में क्रिप्स मिशन का रिकमेंडेशन था, तो आपने कहा था नहीं। भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की घोषणा थी और इसमें कहा गया था कि वो किसी बाहरी सत्ता को नहीं दी जाएगी, तो यहां पर आपका पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया। दूसरा करा कि क्रिप्स प्रस्ताव में संविधान निर्माती निकाय की रचना का प्रावधान था, तो ये बात यहां पर सही है। याद रखिएगा कि क्रिप्स मिशन ने संविधान निर्माती निकाय की रचना का प्रस्ताव दिया था और कहा था कि ये जो संस्था है ये भविष्य में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से पृथक हो सकती है। इसका मतलब यह है कि वो भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कर सकती है, क्लियर, लेकिन अभी उसे डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, क्लियर। तो इस आधार पर प्रश्न संख्या 7 का केवल दूसरा स्टेटमेंट सही, इसलिए बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इस प्रकार ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगला टॉपिक प्रारंभ करेंगे। अगला टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, यह टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न संख्या 1 में पूछा जा रहा है कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समय समिति का अध्यक्ष कौन था। अब यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो 6 जुलाई 1942 को महात्मा गांधी ने वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तो समय समिति का अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और याद रखिएगा ये जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे ये तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, क्लियर। देखिए चूंकि ये जो महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन का ये जो प्रस्ताव जिस पर चर्चा हुई ये वर्धा में हुई थी, इसीलिए इसको वर्धा प्रस्ताव भी कहा जाता है, क्लियर। और ये कब से कब तक हुआ था? ये जो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक थी वर्धा में, तो याद रखिएगा ये 6 जुलाई से 14 जुलाई 1942 तक हुई, क्लियर। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था। तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल था। कौन था? लॉर्ड वेवेल। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का कमांडर इन चीफ कौन था, यानी प्रधान सेनापति कौन था, तो आप लॉर्ड वेवेल का नाम याद रखेंगे। देखिए यहां पर एक प्रश्न और आपसे बन सकता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आया तो समय वायसराय कौन था। तो याद रखिएगा उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिलिथगो। कौन था? लॉर्ड लिलिथगो। तो अगर वायसराय पूछा जाएगा तो लॉर्ड लिलिथगो आप बताएंगे। अगर पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति अर्थात कमांडर इन चीफ कौन था, तब आपका जवाब होगा लॉर्ड वेवेल, क्लियर। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो जरा इसके बैकग्राउंड को समझते हुए इस पूरी बात को देखिए कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है, आपने देखा था कि 6 से 14 जुलाई 1942 के बीच जो कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद साहब ने की थी, जिसमें गांधी जी ने अपने इस भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पर चर्चा की, इसको स्वीकार किया गया। यानी भारत छोड़ो आंदोलन को जो स्वीकार किया गया वो 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में जो चर्चा हुई, जो बैठक हुई, उसमें इसको स्वीकृति दी गई। मैंने आपसे पूर्व में भी यह कहा था कि चूंकि भारत छोड़ो आंदोलन पर जो चर्चा हुई वो वर्धा में हुई थी, इसलिए इसको वर्धा प्रस्ताव भी कहते हैं। तो याद रखिएगा अगर प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि जो वर्धा प्रस्ताव को स्वीकृति मिली वो कब, तो 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। और इसके बाद ये भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ की घोषणा हुई और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, क्लियर। तो यहां पर प्रश्न संख्या 3 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था, क्लियर। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4 आपसे पूछा जा रहा है कि यह कथन कि हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, ये किससे जुड़ा है। तो देखिए ये भी प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न को पूछने का तरीका बदला गया। तो याद रखिएगा ये जो स्टेटमेंट है ये जुड़ा हुआ है किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से। एक फैक्ट आप जानते हैं, ये बहुत प्रचलित है कि गांधी जी ने जो करो या मरो का नारा दिया था वो किस आंदोलन के दौरान दिया था। तो आप सभी लोग ये जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अब जरा करो या मरो में से करो को उठाइए। करो का मतलब क्या करना, हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यानी हम भारत को आजाद करने का प्रयास करेंगे। करने का मतलब यह है। और मरो का मतलब कि आजादी के प्रयास में यदि दिवंगत भी होना पड़े तो हमको परहेज नहीं होना चाहिए। यानी ये जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है ये इसी करो या मरो का ही एक्सप्लेन है, क्लियर है। यानी भारत को या तो आजाद करेंगे, यानी ये करने का मतलब हो गया, और मरने का मतलब कि आजादी के प्रयास में दिवंगत होना, क्लियर है। तो याद रखेंगे ये स्टेटमेंट करो या मरो का ही एक्सप्लेनेशन है और ये किस आंदोलन से जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन से, क्लियर हो गया। तो यहां पर प्रश्न संख्या 4 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5
पूछा जा रहा है कि गांधी जी का करो या मरो का जो नारा है ये किस आंदोलन के दौरान है? तो अभी आपने देखा कि जो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसी दौरान गांधी जी ने यह नारा दिया, करो या मरो। तो यहां पर प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब होगा विकल्प ए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला देख लीजिए प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? अब देखिए जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, यह किसकी प्रतिक्रिया में? तो क्रिप्स प्रस्ताव के असफलता के बाद। क्लियर है? तो क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्ताव किया गया। क्लियर है? अभी आपने पीछे क्रिप्स प्रस्ताव को डिटेल में पढ़ा है, तो याद रखेंगे क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के बाद कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैंने पूर्व में भी जब सत्याग्रह की बात आई थी, व्यक्तिगत सत्याग्रह की, उसको भी इस बात से एक्सप्लेन किया था कि जो अगस्त घोषणा थी उसकी विफलता के बाद, उसको अस्वीकार करने के बाद कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ किया गया और उसमें प्रथम सत्याग्रही कौन बने? विनोबा भावे। ठीक उसी प्रकार का यह प्रश्न यहां पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुआ? तो आपने कहा कि क्रिप्स प्रस्ताव की असफल होने के बाद। तो देखिए इस तरह से आपको प्रश्नों के पैटर्न को समझना होगा कि आयोग किस प्रकार से प्रश्नों को बना रहा है। क्लियर है? तो जब आप दूसरा भी टॉपिक पढ़ें तो उसमें भी उस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप तथ्यों को जरूर कोरिलेट करें। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7। पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कहां शुरू हुआ? तो मैंने आपसे कहा था कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ वो बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई सभा के दौरान। यानी आप ये कहेंगे कि जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई वो 9 अगस्त 1942 को बंबई से प्रारंभ हुई। तो यहां पर प्रश्न संख्या 7 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 8। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो यहां पर याद रखिएगा कि हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और यूनिस्ट पार्टी पंजाब, इन तीनों ने भारत छोड़ो आंदोलन में समर्थन नहीं किया था। अगर आपसे यह पूछा जाए कि क्या मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन में समर्थन किया, तो आपका जवाब होगा नहीं। तो आप इन चारों को याद रखेंगे कि हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग, इन चारों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 8 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा सबसे पहली बात कि जो 1942 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो बंबई में हुआ, इसलिए उसको बंबई अधिवेशन कहते हैं। और इस 1942 के कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में जो भारत छोड़ो का प्रस्ताव प्रस्तावित किया वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहां पर प्रश्न संख्या 9 का ए विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए यहां पर एक प्रश्न और बन सकता है, आपसे यह पूछा जा सकता है कि जो 1942 के बंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया, इसमें समर्थन किसने किया था? तो याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन किया था। यानी भारत छोड़ो का प्रस्ताव बंबई अधिवेशन में रखा किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। और उसका समर्थन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर? ये दोनों बातें आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10। पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था किसने? तो याद रखिएगा यह भी प्रश्न कई जगह पूछा गया है कि भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव का जो आलेख बनाया वो स्वयं महात्मा गांधी ने बनाया था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव का जो आलेख है वो महात्मा गांधी ने बनाया था। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया, इसमें उनकी मदद की थी जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद ने। क्लियर? इसमें उनकी सहायता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11। पूछा जा रहा है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अब देखिए इस प्रश्न को आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। अब किस तरह से? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव आया ये कब का है? भारत छोड़ो आंदोलन कब का है? तो याद रखिए आप सभी जानते हैं कि 1942 समय का है। क्लियर? अब देखिए ये भी आप जानते हैं कि 1940 में जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता संभाली थी अबुल कलाम आजाद ने और उसके बाद 6 वर्षों तक वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। यानी वो 1940 से लेकर 1945 तक मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और उसी बीच 1942 आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहा होगा? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 का विकल्प बी मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो देखिए कुछ प्रश्नों को आप आंसर देते समय जो आपके प्रीवियस नॉलेज है उनको आप एक दूसरे से कोरिलेट करके आसानी से दे सकते हैं। ये तब होगा जब आप एक सीक्वेंस में चीजों को देखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा? अब देखिए
अभी मैंने पिछले प्रश्न में इसको एक्सप्लेन किया और यहां पर देखिए सीधे प्रश्न के फॉर्मेट में है, तो आपका सीधा जवाब क्या हो जाएगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 12 का सी विकल्प से हो जाएगा। और यदि ड्यूरेशन पूछा जाए तो याद रखेंगे 1940 से लेकर 1945 तक। क्लियर है? 1940 में उन्होंने रामगढ़ अधिवेशन में अध्यक्षता संभाली थी और आप सभी जानते हैं कि 1945 के बाद 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? जेबी कृपलानी। क्लियर? तो ये पूरी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था वो ऊषा मेहता ने किया था। यहां जो सही जवाब होगा वो विकल्प सी सही हो जाएगा। ऊषा मेहता के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया गया था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 13 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब बंबई में विभिन्न भागों में गुप्त रेडियो का प्रसारण किया जाता था जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था, उसमें नियमित रूप से रेडियो का जो प्रसारण करते थे वो राम मनोहर लोहिया करते थे। कौन करते थे? राम मनोहर लोहिया। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 14 का सी विकल्प आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15। पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा इंग्लैंड में 1940 से लेकर 1945 तक 1940 से लेकर 1945 तक प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे। और भारत छोड़ो आंदोलन कब का है? 1942। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। क्लियर है? तो ये बात याद रखेंगे और इनका ड्यूरेशन भी याद रखिएगा चर्चिल का, वो 1940 से लेकर 45 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 16। पूछा जा रहा है कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे उनका नाम क्या था? अब देखिए यहां पर मैं आपको कोरिलेट कराना चाहता हूं डांडी मार्च वाले उस क्लास को जिसमें सबने अवज्ञा आंदोलन को कवर किया गया था। उस समय मैंने आपको इस प्रश्न को कोरिलेट किया था। वहां पर हम लोग चर्चा कर रहे थे वेब मिलर के बारे में। मैं फिर से रिकॉल करा दे रहा हूं आपको। एक अमेरिकी पत्रकार थे जिनका नाम था वेब मिलर, और ये जो वेब मिलर हैं ये दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहरे थे। उसी प्रश्न के विकल्प में एक नाम लिखा गया था जो नाम था लुई फिशर का। याद रखिएगा ये वही लुई फिशर है जो कि अमेरिकी पत्रकार था और महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे। क्लियर है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। लुई फिशर जो थे ये महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान साथ थे और ये अमेरिकी पत्रकार थे। क्लियर है? यहां पर एक फैक्ट आज और इंक्लूड करिए कि जो लुई फिशर थे इन्हें महात्मा गांधी के जीवनीकार के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है? यानी महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 17। पूछा जा रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया? देखिए जब 9 अगस्त 1942 को ये भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ तो इसके प्रारंभ होने के समय कांग्रेस ने एक जब मूवमेंट को आगे बढ़ाया तो एक मूवमेंट शुरू हुआ अंग्रेजों की तरफ से जिसको कहा गया ऑपरेशन जीरो आवर। और इस ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी के साथ साथ जो प्रमुख कांग्रेसी नेता थे उनको बंदी बनाया गया। क्लियर है? तो याद रखिएगा अब यहां पर आपने ऑपरेशन जीरो आवर को भी समझ लिया। ये कब था? जब 9 अगस्त 1942 को गांधी जी और उनके अन्य प्रमुख कांग्रेसी नेता को बंदी बनाया गया तो जिस ऑपरेशन के तहत उसको कहा गया ऑपरेशन जीरो आवर। क्लियर है? अब यहां पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो याद रखिएगा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे इनको कहां पर गिरफ्तार करके नजरबंद किया गया? तो आपका जवाब होगा बांकीपुर जेल में। क्लियर? ये बंबई नहीं गए थे, इन्हें पटना से गिरफ्तार किया गया और बांकीपुर जेल में नजरबंद किया गया। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 17 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 18। पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया गया? अब यहां पर पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी जी को कहां बंदी बनाया गया? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी को जो बंदी बनाया गया था वो बनाया गया था कहां पर? बंबई में। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 18 का ए विकल्प आंसर हो जाएगा। बंबई में गांधी जी को नजरबंद रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन की जगह। अगर स्पेसिफिक लोकेशन पूछा जाए तो पूना के आगा खां पैलेस में। कहां पर? पूना के आगा खां पैलेस में, जहां पर महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया। एक बात और याद रखिएगा, कई बार सरोजनी नायडू का भी पूछा गया है, तो याद रखिएगा सरोजनी नायडू और गांधी जी ये दोनों लोग पूना के आगा खां पैलेस में बंदी बनाए गए थे। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 19। पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी कैद किए गए थे कहां? तो अभी हमने आपसे बताया था पूना के आगा खां पैलेस में, और गांधी जी के अलावा सरोजनी नायडू भी इसी पूना के आगा खां पैलेस में नजरबंद थी। तो यहां पर प्रश्न संख्या 19 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब यहां पर जरा विकल्प सी को देखिए, अहमदनगर किला लिखा हुआ है। याद रखिएगा कुछ अन्य कांग्रेसी नेता थे जो कि अहमदनगर किले में भी बंद थे और यहां पर उनके जो नाम है वो भी बहुत प्रमुख है, तो जरा उनको भी कवर कर लीजिए।
अभी तक आपने भारत छोड़ो आंदोलन में जो लोगों की गिरफ्तारी हुई, इसमें आपने देखा कि जो बांकीपुर जेल है उसमें किसको, राजेंद्र प्रसाद साहब को गिरफ्तार किया गया। वहीं पर अगर हम बात करें गांधी जी की, तो आपने देखा कि पूना के आगा खां पैलेस में, सरोजनी नायडू को भी पूना के आगा खां पैलेस में। अगर हम अहमदनगर किले की बात करें तो इसमें नेहरू साहब को, अबुल कलाम आजाद को, गोविंद बल्लभ पंत को, प्रफुल्ल चंद्र घोष को, पट्टाभी सीतारमैया को, सैयद महमूद को और आचार्य कृपलानी को, इन सभी लोगों को अहमदनगर किले में बंदी बनाया गया था। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम जो चर्चा कर रहे थे कि बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद को, तो एक बिहार पीसीएस ने आपसे एक प्रश्न पूछा कि हजारीबाग में किसको गिरफ्तार किया गया था। तो याद रखिएगा, हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था शिव कुमार और रामानंद को। किसको? शिव कुमार और रामानंद को। ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 20। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ये जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किए थे। तो यहां पर प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प डी, जयप्रकाश नारायण। फिर एक प्रश्न यहां पर और बनता है। क्या पूछा जाता है? आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों में संगठित हुए? तो आपका जवाब हो जाएगा किस जेल से फरार होकर? हजारीबाग के सेंट्रल जेल से। क्लियर? हजारीबाग के सेंट्रल जेल से जयप्रकाश नारायण साहब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किए थे। क्लियर? ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 21। पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो देखिए, ये जो अरुणा आसफ अली हैं, ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान इन्होंने भूमिगत रहकर इसका नेतृत्व किया था। अब देखिए, कांग्रेस के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो भूमिगत रहकर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किए थे, क्योंकि कांग्रेस के जो अन्य बड़े नेता थे वो तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत विभिन्न जगहों पर गिरफ्तार हो गए। तो इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि इस आंदोलन को हम लोग भूमिगत रहते हुए सपोर्ट करेंगे। तो उसमें आपने देखा अरुणा आसफ अली का नाम। तो यहां पर प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। क्लियर? अब यहां पर भूमिगत होकर जो और लोग कार्य कर रहे थे उसमें और नाम देखिए। अरुणा आसफ अली के अलावा इसमें आप उषा मेहता का नाम याद रखेंगे, जयप्रकाश नारायण का नाम याद रखेंगे, राम मनोहर लोहिया का नाम याद रखेंगे। ये प्रमुख नाम है जिन्होंने भूमिगत रह के 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया। क्लियर? अब देखिए, अरुणा आसफ अली से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि 1942 में ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा किसने फहराया था? तो याद रखेंगे, 1942 में ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का जो झंडा फहराया था वो अरुणा आसफ अली ने फहराया था। यह भी बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 22। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना की गई थी? तो याद रखिएगा, जो बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना की गई थी वो 1942 में की गई थी, दिसंबर 1942 में। और ये कब तक चली? अगस्त 1944 तक। तो याद रखेंगे, उस समय बंगाल में जो ये मिदनापुर जिला है, उस समय इसमें जगह का नाम था तामलुक। ठीक है, तो तामलुक भी पूछा जा सकता है। तो बंगाल के तत्कालीन जो बंगाल था उस समय के तामलुक यानी मिदनापुर जिले में दिसंबर 1942 से लेकर अगस्त 1944 तक एक जातीय सरकार थी। क्लियर? तो यहां पर प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, 1942। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 23। पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसने समानांतर सरकार की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा, जो समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी वो कहां पर की गई थी? तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, बलिया में। कहां पर की गई थी? विकल्प सी, बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। अब जरा यहां पर कुछ बातें और ध्यान में रखिए कि जो बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी ये कब हुई थी और किसके नेतृत्व में? तो याद रखिएगा, अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में यहां पर समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। किस समय? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। क्लियर है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 23 का सी विकल्प से हो जाएगा। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा, यहां पर कुछ और जगहों पर समानांतर सरकार गठित हुई थी, वहां के संदर्भ में भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसे अभी आपने देख लिया कि अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में समानांतर सरकार बनी। ठीक इसी प्रकार से उसके बाद दिसंबर 1942 में एक सरकार बनी, कहां पर? तामलुक मिदनापुर बंगाल में। क्लियर? जो अभी आपने देखा था, तामलुक मिदनापुर बंगाल में एक दूसरी सरकार बनी दिसंबर 1942 में। और वो कब तक चली थी? मैंने आपको बताया था, 1944 तक। और एक जो तीसरी महत्वपूर्ण सरकार बनी थी वो बनी थी सतारा महाराष्ट्र में। अब सतारा महाराष्ट्र में कब बनी थी? यहां बनी थी अगस्त 1943 में और यह सरकार चली थी 1946 तक। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है,
आपसे पूछा जाता है कि सबसे लंबे समय तक सरकार कहाँ चली, तो याद रखिएगा इसी सतारा महाराष्ट्र में, जो कि अगस्त 1943 से मई 1946 तक चली थी। क्लियर है? कहाँ चली थी? सतारा महाराष्ट्र में। और अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि सतारा महाराष्ट्र में जो ये समानांतर सरकार थी, इसका नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेता कौन थे, तो दो नाम आपको याद रखने हैं, वाईबी चौहान का और नाना पाटिल का। किसका? वाईबी चौहान और नाना पाटिल। क्लियर है? इसके अलावा उड़ीसा के तलचर में भी समानांतर सरकार का गठन हुआ था। यानी समानांतर सरकार के गठन में अगर आपको क्रम देखना हो तो सबसे पहले बलिया अगस्त 1942, फिर उसके बाद तामलुक यानी मिदनापुर जिला जो कि बंगाल में, यहां पर दिसंबर 1942 में, और चला कब तक? अगस्त 1944 तक। उसके बाद प्रमुख रूप से आपको सतारा महाराष्ट्र याद रखना है, जहां पर अगस्त 1943 में प्रारंभ हुआ और चला कब तक? मई 1946 तक। क्लियर है? और उसके अलावा उड़ीसा के तलचर क्षेत्र में भी समानांतर सरकार गठित हुई थी। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24। पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द है जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग लाया गया था। अब देखिए जो ऑपरेशन रूबिकॉन था इसका संबंध किससे है, तो याद रखिएगा कि जब आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, तो वहां पर महात्मा गांधी के स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण बहुत गिरावट आ रही थी और चिकित्सकों के परामर्श पर भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी उसने विचार किया कि यदि गांधी जी को कुछ हो जाता है तो बंबई की जो सरकार है वो प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कूट शब्द को भेजेगी। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑपरेशन रूबिकॉन किससे संबंधित हो जाएगा? जेल में गांधी जी के आमरण अनशन। और कहां पर? किस जगह पर? आगा खां पैलेस में। क्लियर है? यानी जब आगा खां पैलेस में गांधी जी का आमरण अनशन था तो उस समय की सिचुएशन के आधार पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने जो एक कूट शब्द बनाया था वो क्या था? ऑपरेशन रूबिकॉन। क्लियर है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 24 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 25। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कुछ स्थानों की सूची दी गई है जहां पर भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई, निम्नलिखित में से उनका चयन करिए। अब देखिए पूर्व में एक प्रश्न आया था जिसमें बलिया के संदर्भ में पूछा गया था कि समानांतर सरकार, तो वहां पर आपने मैक्सिमम जो पॉपुलर समानांतर सरकारी थी वो आपने कवर कर लिया। तो देखिए बलिया तो इसमें आप जानते हैं अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, तो आपने बलिया को ले लिया। फिर आपने सतारा भी पढ़ा, आपने देखा था कि सतारा में अगस्त 1943 से मई 1946 तक, ये सतारा कहां पर है? महाराष्ट्र में। और मैंने आपको यहाँ के प्रमुख नेता भी बता दिए थे, वाईबी चौहान और नाना पाटिल, और सबसे अधिक लंबे समय तक यहां सरकार चली थी। ठीक है, ये भी आपने यहां पर देख लिया। इसके अलावा जो सरकार बनी थी वो कहां बनी थी, तो याद रखिएगा इसके अलावा जो सरकार बनी थी वो बनी थी तामलुक मिदनापुर बंगाल में। ठीक है, तामलुक मिदनापुर बंगाल में भी सरकार बनी थी, वो यहां पर ऑप्शन में नाम नहीं दिया है। और इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि उड़ीसा के तलचर में भी ये सरकार समानांतर बनी थी, वो भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहां पे ऑप्शन में कौन से नाम है? दो नाम है, बलिया और सतारा महाराष्ट्र। तो इसलिए आप प्रश्न संख्या 25 का ए विकल्प आंसर कर देंगे। क्लियर है? स्पष्ट हो गया? यानी प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, आप सभी नामों को याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 26 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी के द्वारा जो भाषण दिया गया उसके संदर्भ में क्या सही है उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के प्रारंभ के पूर्व दिन में महात्मा गांधी ने कुछ बयान दिया था। अब उसके संदर्भ में आपको देखना है। पहला लिख रहा है कि सरकारी कर्मचारी को त्यागपत्र देने को कहा गया। अब देखिए सरकारी कर्मचारी को त्यागपत्र देने के लिए नहीं कहा गया था, ये पहला स्टेटमेंट जो आपका है वो यहां पर गलत हो जाएगा। फिर क्या कहा गया? गांधी जी ने यह कहा था कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो नौकरी न छोड़ें लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। क्लियर? तो इस आधार पर आपका यह स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा गया, तो यह भी बात गलत है। तो अगर पद छोड़ने को नहीं कहा गया तो फिर क्या कहा महात्मा गांधी ने? तो महात्मा गांधी ने सैनिकों को कहा कि जो सैनिक हैं वो अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर देंगे। क्लियर है? लेकिन उनको पद छोड़ने के लिए नहीं कहा, उनको कहा कि वो सैनिक देशवासियों पर गोली चलाने से मना कर देंगे। तीसरा कह रहा है कि राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की संप्रभुता स्वीकार करने को कहा। यह स्टेटमेंट यहां पर सही है। यदि गांधी जी ने अपने भारत छोड़ो आंदोलन की पूर्व भाषण में कहा कि जो राजसी रियासतों के राजा हैं वो अपनी जनता की संप्रभुता को स्वीकार करें। क्लियर है? इस प्रकार का स्टेटमेंट गांधी जी ने दिया था और उन्होंने कहा था कि जो राजा महाराजा हैं वो भारतीय जनता की संप्रभुता को स्वीकार करके उनकी रियासतों में रहने वाली जनता को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दें। क्लियर है? और राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करें। तो इस प्रकार की स्टेटमेंट गांधी जी ने दिए थे। एक बात और याद रखिएगा, एक स्टेटमेंट छात्रों के लिए भी गांधी जी ने दिया था, वो भी आप ध्यान में रखेंगे, हो सकता है वहां से भी प्रश्न बन जाए। गांधी जी ने छात्रों को यह कहा कि छात्र तभी पढ़ाई छोड़ें जब आजादी प्राप्त होने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सके। यानी उन्होंने कहा कि आप पढ़ाई तभी छोड़ें जब आपका डिटर्मिनेशन ये बिल्कुल क्लियर हो कि जब तक आजादी नहीं मिलेगी तब तक हम डटे रहेंगे।
अगर ये डिटर्मिनेशन हो तब आप अपने स्कूलिंग को छोड़ सकते हैं। इस तरह का स्टेटमेंट दिया था किसने? महात्मा गांधी ने, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के पूर्व दिन। क्लियर है? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 26 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब जरा यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि महात्मा गांधी के इस भाषण के संदर्भ में एक स्टेटमेंट दिया गया एक नेता के द्वारा, उसको भी पूछा जाता है कि स्टेटमेंट किसका था, कि जो महात्मा गांधी का ये भाषण है, ये अवतार और पैगंबर की प्रेरक शक्ति से दिया गया भाषण है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट दिया था पट्टाभी सीतारामैया ने। यानी गांधी जी के इस भाषण को सुनकर पट्टाभी सीतारामैया का कहना था कि गांधी जी का ये स्टेटमेंट यानी ये भाषण अवतार और पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर दिया गया है। क्लियर? ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन फल था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप हुआ, क्या क्या उस समय के प्रमुख कारण थे? तो इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट लिखा है कि क्रिप्स प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का। तो देखिए अभी आपने एक प्रश्न को कवर किया था जिसमें आपसे पूछा गया था कि जो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था वो किसके असफल होने के बाद, तो आपने कहा था कि क्रिप्स प्रस्ताव के असफल होने के बाद कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो उस आधार पर यहां पर आपका पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि क्रिप्स के प्रस्तावों से जो भारतीयों का नैराश्य था उसका परिणाम था भारत छोड़ो आंदोलन। क्लियर? इसमें दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का। तो एक बात निश्चित रूप से आप याद रखेंगे कि गांधी जी के जो आजादी प्राप्त करने का जो लक्ष्य था उसमें दो बातें प्रमुख थी, एक था सत्य और अहिंसा। उन्होंने कभी भी हिंसा को प्रमोट नहीं किया। आपने एक उदाहरण भी देखा कि जब चौरी चौरा कांड हुआ तब उन्होंने आंदोलन को वापस भी लिया। क्लियर? तो यहां पर आपका तीसरा स्टेटमेंट तो सरासर गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि एआईसीसी द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करके भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया, तो यह बात बिल्कुल सही है, इस पर अभी डिटेल चर्चा भी हुई है। तो यहां पर आपका पहला, दूसरा और चौथा ये स्टेटमेंट सही होगा प्रश्न संख्या 27 में, पहला, दूसरा और चौथा। तो इस प्रकार यहां पर प्रश्न संख्या 27 का बी विकल्प सही हो जाएगा। यहां पर अगर आप केवल तीसरा स्टेटमेंट अगर आप पकड़ लें कि ये स्टेटमेंट गलत है तो उस आधार पर यहां पर आप सी और डी को पहले क्रॉस कर देंगे और यहां पर फिर आपको ए और बी में चुनाव करना है, तो डी विकल्प तो आपको सीधा दिख रहा है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 28। पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो यहां पर एक बात याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो नेपाल के तराई इलाके में बकरी के टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था वो किया था जयप्रकाश नारायण ने। तो यहां पर प्रश्न संख्या 28 का डी विकल्प से हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है और भविष्य में इसके पूछे जाने की संभावना भी है। तो याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण ने नेपाल के तराई इलाकों में बकरी के टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ते का गठन किया था। किस दौरान किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 29। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कर रहा है कि लॉर्ड लिलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह बताया। क्लियर? अब देखिए ये क्यों ऐसा कहा गया कि सिपाही विद्रोह के बाद ये सबसे गंभीर विद्रोह था, और ये सिपाही विद्रोह की बात किसकी हो रही है? 1857 के विद्रोह की। देखिए इसमें हुआ क्या कि जो ये 1942 का अगस्त आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन था, इसमें किसानों के बीच इसकी काफी लोकप्रियता थी और उनकी उग्रता इसमें इस कदर देखी गई थी कि 1857 में जिस प्रकार से किसानों का एक एक्टिव पार्टिसिपेशन था उसी तरह की उग्रता इसमें किसानों की देखी गई थी। यही कारण था कि इस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल थे उनके द्वारा जो भेजे गए तत्कालीन वायसराय लिलिथगो था, उन्होंने ये कहा कि इस आंदोलन को, जो कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है, ये 1857 के बाद सबसे गंभीर विद्रोह है। क्लियर? तो ये पूरा कारण था। तो यहां पर यह बात बिल्कुल सही है कि लॉर्ड लिलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह अर्थात 1857 के विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह बताया था। तो यह सही है। कारण में लिख रहा है कि कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे, तो यह भी बात यहां पर सही है। क्लियर? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 29 में ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहां पर कथन और कारण सही है और सही व्याख्या भी हो रही है। 1857 में आपने देखा था कि तात्कालिक जो कारण था वो सिपाही विद्रोह था, लेकिन उसके जो अन्य महत्वपूर्ण कारण थे वो किसानों के बीच जो लगान वृद्धि और उसको लेकर जो प्रताड़ना की नीति थी, जो ऐसे कानून बनाए जा रहे थे जो किसानों को बाध्य कर रहे थे, इन सभी कारणों का फलस्वरूप 1857 का विद्रोह हुआ और उसमें तात्कालिक कारण था सिपाही विद्रोह। तो उसी प्रकार का जो किसानों का पार्टिसिपेशन है वो 1942 के अगस्त आंदोलन में दिखा, इसीलिए लॉर्ड लिलिथगो ने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया था। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 30।
प्रश्न संख्या 30 कथन और कारण से संबंधित है। कथन में कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। तो ये बात सही है, क्योंकि इसमें गांधी जी ने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है, ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि हम इसको सफल न कर दें या इसको सफलता के लिए हम अपने प्राण को त्याग दें। इसीलिए यहां पर कारण में देखिए लिखा हुआ है, करो या मरो का नारा लोगों के मनों में प्रवेश कर गया। यानी जब करो और मरो का नारा दिया गया तो वो लोगों के मन में इस प्रकार प्रवेश किया कि उन लोगों को भारत छोड़ो आंदोलन में उसने उसको जागृत किया और उनको साहस दिलाया। तो इस प्रकार आप कहेंगे कि प्रश्न संख्या 30 में कथन और कारण दोनों सही है और यहां पर सही व्याख्या भी हो रही है। तो प्रश्न संख्या 30 का यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 के कथन में आपसे कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था वो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था, इसलिए यहां पर कथन सही है। देखिए इससे संदर्भित एक प्रश्न अभी आपने पढ़ा है, उसमें आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो वहां पर आपने हिंदू महासभा देखा था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया देखी थी, यूनिस्ट पार्टी पंजाब को देखा था और मुस्लिम लीग का चर्चा आपने वहां किया था। इन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन में समर्थन नहीं किया था। क्लियर है? तो यहां पर स्टेटमेंट ए सही है। कारण में कह रहा है कि इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी, तो यह कारण यहां पर गलत है। क्लियर है? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कथन ए सही है और कारण आर गलत है। यानी ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है के आधार पर प्रश्न संख्या 31 का यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 भी कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन में कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। तो देखिए ये स्टेटमेंट सही है। अब सही कैसे है? देखिए जो मुस्लिम लीग था वो जिन्ना के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की निंदा कर चुका था और जिन्ना ने यह भी कहा कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ देते हैं तो भारत में जंगल राज लागू हो जाएगा। क्लियर? ये स्टेटमेंट अंग्रेजों को फेवरेबल लगा और इस प्रकार वो मुसलमान और अंग्रेज जो थे वो एक दूसरे के करीब आए और वो कांग्रेस के प्रति दोनों की समान घृणा की भावना थी। तो यहां पर इस आधार पर आप कथन को बिल्कुल सही करेंगे। कारण में लिखा है कि जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस के आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। तो यहां पर कारण भी सही है। और एक स्टेटमेंट मैंने कोट किया उनका, जिन्ना का, और मैंने आपसे कहा कि उनका स्टेटमेंट था कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ देंगे तो भारत में जंगल राज लागू हो जाएगा। ठीक है? ये स्टेटमेंट साबित कर रहा है कि जिन्ना ब्रिटिश सरकार के प्रति एक सहयोगी की भूमिका में थे। तो यहां पर आपका कथन भी सही है, कारण भी सही है और सही व्याख्या भी हो रही है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 32 का आपका ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देख लीजिए प्रश्न संख्या 33। यह भी कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन में कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। तो यह बात तो बिल्कुल सही है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। कारण में कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय की तकाजा थी। क्लियर? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर कथन भी सही है और कारण भी सही है और सही व्याख्या भी हो रही है। यानी जब भारत छोड़ो आंदोलन खत्म हुआ तो उस समय शक्ति हस्तांतरण की ही प्रक्रिया मात्र दिख रही थी ब्रिटिशर्स को। इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। क्लियर? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 33 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी हो रही है। क्लियर? अगला देख लीजिए प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 में पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालचारी ने दी वे आउट नामक एक पैम्पलेट जारी किया, जिसमें से निम्नलिखित में से क्या प्रस्ताव था उस पैम्पलेट में। तो देखिए यहां पर दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो यह ध्यान रखनी कि जो दी वे ऑफ आउट नामक एक पैम्पलेट है यह किसके द्वारा जारी किया गया? सी राजगोपालचारी के द्वारा। और कब जारी किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत। और दूसरा जो मूल प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसमें क्या प्रस्ताव था, तो जरा यहां पर समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग उस विकल्प पर चलेंगे कि जो सी राजगोपालचारी के द्वारा दी वे ऑफ आउट नामक पैम्पलेट जारी किया गया, इसमें चर्चा की गई थी मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए। क्लियर? यानी जो पैम्पलेट था इसमें एक प्रस्ताव था जिस प्रस्ताव के तहत मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने की बात कही गई थी। क्लियर? अब आइए इस बात को हम लोग देखते हैं विकल्प में। यहां पर युद्ध सलाहकार परिषद की बात हो रही है विकल्प ए में, तो ये नहीं होगा। अगला देखिए यहां पर डी विकल्प आप देखिए, डी विकल्प में सीधा लिखा है संवैधानिक गतिरोध का हल। और किसके बीच संवैधानिक गतिरोध? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच। यानी ये जो पैम्पलेट था दी वे आउट जो कि 1944 में सी राजगोपालचारी ने जारी किया, इसमें मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने की बात कही गई थी। इसलिए यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। क्लियर है? अब इसकी बात और इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि जब
गांधी जी ने जिन्ना के साथ बातचीत की थी तो उसमें उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में चर्चा भी की थी, जिसको जिन्ना ने अस्वीकार भी कर दिया था। क्लियर है? और कांग्रेस की ओर से भी इसमें विरोध था। क्लियर है? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, यहां पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जा रहा है। यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन में एक चर्चा ध्यान में रखिएगा कि इसमें 6 मई 1944 को गांधी जी को बीमारी के कारण इनको रिहा कर दिया गया था। क्लियर है? कब रिहा किया गया था? 6 मई 1944 को। और इनकी रिहाई के संदर्भ में चर्चिल ने कहा था, जो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, उसने कहा था कि जब हम हर जगह हमारी जीत हो रही थी, ऐसे समय में एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं, जो हमेशा हमारा शत्रु रहा है। ठीक है? तो ये स्टेटमेंट किसका था? तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल का। और किसके संदर्भ में था? गांधी जी के। और ये उस समय दिया गया स्टेटमेंट था जब गांधी जी को 6 मई 1944 को बीमारी के आधार पर रिहा किया गया था। क्लियर है? ये भी प्रश्न अभी पूछा गया है। अगला देखिए प्रश्न, अब हम लोग अगला जो टॉपिक देखेंगे वो है सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां हुआ था, किस नगर में हुआ था? तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म हुआ था वो उड़ीसा के कटक में हुआ था। कहां हुआ था? उड़ीसा के कटक में। तो यहां पर प्रश्न संख्या 1 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखेंगे 23 जनवरी 1897 को। कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में सुभाष चंद्र बोस साहब का जन्म हुआ था। याद रखिएगा, आगे एक प्रश्न और यहां पर बनता है कि जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने आईसीएस की परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी? तो याद रखेंगे 1920 में आईसीएस की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की थी। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 2, पूछा जा रहा है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो देखिए 1939 में जब कांग्रेस को छोड़ा सुभाष चंद्र बोस ने और उनके छोड़ने के बाद उसकी अध्यक्षता संभाली थी राजेंद्र प्रसाद साहब ने, तो उसके बाद मैंने आपको उस दिन बताया था कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब? 1939 में। तो यहां पर प्रश्न संख्या 2 का यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 3, सेम प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो आपका जवाब क्या होगा? 1939 में। तो यहां पर प्रश्न संख्या 3 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4, पूछा जा रहा है कि आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? सबसे पहली बात तो ये आईएनए क्या है? तो आईएनए का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल आर्मी। क्या है? इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय सेना। क्लियर है? और याद रखिएगा, ये जो आईएनए है यानी इंडियन नेशनल आर्मी है, ये किसके दिमाग की उपज है? मोहन सिंह के। किसके? मोहन सिंह के। तो यहां पर प्रश्न संख्या 4 का बी विकल्प आप सही करेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5, पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आईएनए, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडियन नेशनल आर्मी, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा, अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी और इसे प्रारंभ किया गया था कब? ये 1942 में, फरवरी मार्च 1942 में। तो यहां पर प्रश्न संख्या 5 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और आपको ये पता है कि इसके गठन की जो औपचारिक घोषणा हुई थी वो सितंबर 1942 में हुई थी, जिसे हम हिंदी में आजाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6, पूछा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का जो गठन किया, जिसको आप आजाद हिंद सरकार के नाम से कहते हैं, ये घोषणा कब की थी? ये 21 अक्टूबर 1943 को। तो यहां पर प्रश्न संख्या 6 का ए विकल्प सही हो जाएगा। देखिए यहां पर डेट को लेकर सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था। अब यहां पर एक प्रश्न और बन सकता है, कहां पर किया? तो याद रखेंगे सिंगापुर में। तो पूरी बात याद रखेंगे कि 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया, जिसको आप आजाद हिंद सरकार कहते हैं। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 7, पूछा जा रहा है कि 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। तो देखिए आजाद हिंद फौज यानी आजाद हिंद सर, ये कब अस्तित्व में आई? तो याद रखिएगा, जो आजाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था ये 4 जुलाई 1943 को हुआ था। कब हुआ था? 4 जुलाई 1943 को। क्लियर? और कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा, ये जो फौज का गठन हुआ था ये सिंगापुर द्वीप में किया गया था, और जो सिंगापुर द्वीप था उस समय ये ब्रिटिश मलय का भाग था। क्लियर? तो यहां पर देखिए विकल्प डी में ये ऑप्शन दिया गया है कि तत्कालीन मलय में, तो इसलिए यहां पर आप सिंगापुर में नहीं, यहां डी विकल्प के साथ जाएंगे तत्कालीन ब्रिटिश मलय में। ठीक है? तो ये बात स्पष्ट याद रखेंगे कि जो आजाद हिंद फौज का गठन किया गया वो 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, और जो इस आजाद हिंद फौज का गठन हुआ ये तब के सिंगापुर द्वीप जो कि ब्रिटिश मलय का भाग था वहां किया गया, इसलिए आपने विकल्प डी को चयन किया तत्कालीन मलय में।
यानी आजाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को। और अभी आपने देखा था कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में जो स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार यानी आजाद हिंद सरकार का गठन किया गया, वो कब किया गया था? तो 21 अक्टूबर 1943 को। डेट आप जरूर याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8, पूछा जा रहा है कि किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग किया? तो याद रखिएगा, इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में जो भारतीय क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की मदद की, वो कौन थे? रास बिहारी बोस। क्या नाम था? रास बिहारी बोस। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 8 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, पूछा जा रहा है कि आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहां स्थित था? तो देखिए, जो आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय था वो 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से रंगून स्थानांतरित कर दिया था। कहां कर दिया था? सिंगापुर से रंगून स्थानांतरित कर दिया था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 9 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10, पूछा जा रहा है कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो याद रखिएगा, जो अभी आपने पढ़ा था कि आजाद हिंद फौज का गठन किया सुभाष चंद्र बोस ने 4 जुलाई 1943 को, और ये जो गठन हुआ था फौज का, ये उस समय के ब्रिटिश मलय के अंतर्गत आने वाले सिंगापुर द्वीप में, उसी समय सैनिकों को आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो यहां पर प्रश्न संख्या 10 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, पूछा जा रहा है कि जय हिंद का नारा किसका दिया है? तो याद रखिएगा, जो जय हिंद का नारा है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और ये जो नारा था ये आजाद हिंद फौज में नमस्कार का ये एक तरीका था। क्लियर है? यानी जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया गया, उसमें नमस्कार के लिए जो प्रयोग किया जाता तो वो नारा था जय हिंद। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 11 का बी विकल्प से हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि आज के डेट में भारत में जितनी भी यूनिफॉर्म फोर्सेज हैं उनके द्वारा भी अभिवादन के तौर पर जय हिंद का ही प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो अब आप देख रहे हैं कि ये कहां से प्रेरित है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था? तो देखिए, यहां पर आप सभी को पता है कि जो आजाद हिंद फौज में जो लोग शामिल थे उसमें कुछ लोगों के ऊपर लाल किले पर मुकदमा चलाया गया था। इसमें पूछा जा रहा है कि उस मुकदमे का सामना किसने नहीं किया था? तो यहां पर आपका सी विकल्प से हो जाएगा, मोहन सिंह ने सामना नहीं किया था। जो अन्य नाम दिए गए जैसे गुरबख्श सिंह का, प्रेम सहगल का और शहनवाज का, इन तीनों लोगों ने लाल किले पर मुकदमे का सामना किया था, और ये सभी आजाद हिंद फौज के अधिकारी थे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो ये लोग थे जिन पर लाल किले पर मुकदमा चला, यहां पर 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला तो ये पूछ लिया जाता है कि ये जो लाल किले पर मुकदमा चला ये किसको लेकर चला? तो आप कहते हैं कि आजाद हिंद फौज के अधिकारी। तो ये पूछा जाता है उसमें कौन कौन लोग शामिल थे। दूसरा प्रश्न बनता है कि इनकी पैरवी के लिए किन लोगों की एक समिति गठित थी, और फिर उसमें क्या परिणाम हुआ। तो देखिए, आजाद हिंद फौज के जिन अधिकारियों के ऊपर लाल किले में मुकदमा चला उसमें 3 नाम ऐसे आपको ध्यान में रखने जिनको फांसी की सजा मिली। वो कौन थे? गुरबख्श सिंह, प्रेम सहगल और शहनवाज। और उसमें एक नाम है जिनको 7 वर्ष का कारावास हुआ था, उनका नाम है राशिद अली। क्लियर? ये बात आप ध्यान में रखेंगे। जहां तक की रही बात पैरवी की, तो इसमें इतनी बात याद रखिएगा कि इसको लेकर एक वकीलों का समूह बनाया गया था जिसकी अध्यक्षता की थी भूला भाई देसाई ने। किसने किया था? भूला भाई देसाई। क्लियर? और याद रखिएगा, जब हर तरफ से वेवल के ऊपर एक प्रेशर पड़ रहा था तो उसने क्या किया था कि अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके फांसी की सजा को माफ कर दिया था। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो यहां पर आपका सी विकल्प से हो जाएगा, मोहन सिंह ने इस मुकदमे का सामना नहीं किया था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13, देखिए इस प्रश्न में पूछ लिया गया कि जो 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले मुकदमे की पैरवी करने वाले वकीलों का एक ग्रुप था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मैंने आपसे कहा था भूला भाई देसाई। किसने कहा था? भूला भाई देसाई। क्लियर? इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो इसमें और कौन से लोग पार्टिसिपेट किए थे ये भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें कैलाश नाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये अध्यक्ष के तौर पर भूला भाई देसाई शामिल थे। यानी जो विकल्प में बी सी डी में जो नाम दिए गए हैं वो सभी लोग जो वकीलों की कमेटी थी, जो ग्रुप था, उसमें सदस्य के तौर पे थे, और इस कमेटी का जो अध्यक्षता कर रहे थे वकीलों की इस कमेटी की, वो कौन थे? भूला भाई देसाई। याद रखिएगा, यहां से सीधा प्रश्न बनता है। क्लियर? तो ये बात बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए प्रश्न, और मैंने आपको बता दिया कि अंत में बेवल ने अपने विशेषाधिकार के तहत फांसी की सजा को माफ किया। ठीक है? और इसमें 7 वर्ष की सजा किसको हुई थी? राशिद अली को। अगला देखिए, तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 13 का ए विकल्प से हो जाएगा, वकीलों की अध्यक्षता भूला भाई देसाई ने की थी। अगला है प्रश्न संख्या 14, पूछा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे देशबंधु चित्तरंजन दास, यानी जिनको शॉर्ट फॉर्म में आप सीआर दास के नाम से जानते हैं। तो यहां पर प्रश्न संख्या 14 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु सीआर दास थे। इनका पूरा नाम है देशबंधु चित्तरंजन दास।
अब गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम भी पूछा जाता है, तो आप सभी जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? क्या नाम है सेना का? द फ्री इंडियन लीजन। अब देखिए यहां पर उत्तर तो आप जान लेंगे कि जो द फ्री इंडियन लीजन सेना है ये बनाई गई थी किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि जरा इसके सीक्वेंस को देखिए कि कब और कहां पर द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। इसके लिए आपको चलना होगा जर्मनी। तो चलिए चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने जो जर्मनी की यात्रा की थी, यानी जर्मनी वो पहुंचे थे, वो समय था 3 अप्रैल 1941 का। यानी सुभाष चंद्र बोस 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी पहुंचे थे और जर्मनी में 6 महीने बाद जर्मन का जो विदेश मंत्रालय था, इसके सहयोग से एक सेंटर का गठन किया गया जिसका नाम क्या रखा गया? द फ्री इंडिया सेंटर। तो यहां पर एक प्रश्न बना कि द फ्री इंडिया सेंटर का गठन कहां हुआ, किसके द्वारा? तो याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने जर्मन विदेश मंत्रालय के सहयोग से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था। उसके बाद 1941 के अंत तक जो जर्मन का तानाशाह था जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर, उसके द्वारा निर्वाचित जो आजाद हिंद फौज थी निर्वासित, इस आजाद हिंद फौज को मान्यता दी गई और सेना के गठन करने की सहमति भी दे दी। किसने? इसी एडोल्फ हिटलर ने। और जब सेना के गठन की सहमति मिल गई तो सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में, कब? 1942 में उन सैनिकों को संगठित किया जो सैनिक जर्मन के जनरल थे जिनका नाम क्या था? इरविन रोमल। जो इरविन रोमल के उत्तरी अफ्रीका अभियान के दौरान पकड़े गए भारतीय बंदी थे, उन्हीं को एकत्रित करके एक सैनिक दल का गठन किया। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। और इसी सैनिक दल का नाम पड़ा द फ्री इंडियन लीजन। क्लियर है? ये थी फ्री इंडियन लीजन की स्थापना का पूरा एक क्रम। क्लियर है? तो अब आप समझ में आ गई बात। तो यहां पर प्रश्न संख्या 15 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में पूछा जा रहा है कि इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अब देखिए जरा इस बात को समझिए कि जो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट थी, ये रेजिमेंट आजाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड थी और आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने। इस आधार पर आपने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की और कब की थी? 1943 को। क्लियर है? तो याद रखेंगे आजाद हिंद फौज की ही महिला ब्रिगेड का नाम था रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। क्लियर है? अब देखिए यहां पर एक प्रश्न और आपसे क्या बन सकता है? आपसे यह पूछा जा सकता है कि जो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था, इसकी कमांडर का नाम क्या था? तो याद रखिएगा इसके कमांडर का नाम था लक्ष्मी सहगल। क्या नाम था? लक्ष्मी सहगल। तो ये नाम भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो यहां पर प्रश्न संख्या 17 का सी विकल्प सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। देखिए यहां पर विकल्प में ए विकल्प में आप देख रहे हैं कि महात्मा गांधी का नाम लिखा है। तो एक स्वाभाविक तथ्य आपके दिमाग में आना चाहिए कि गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? तो याद रखिएगा गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था देशभक्तों का देशभक्त। क्लियर है? तो ये दोनों तथ्य आप ध्यान में रखेंगे कि अगर पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था, तो आपका सीधा जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। और अगर यह पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था, तो सीधा जवाब आप याद रखेंगे गांधी जी ने। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 18। पूछा जा रहा है कि INA के अधिकारियों पर मुकदमा कहां चलाया गया था? तो ये तो बहुत छोटा प्रश्न हो गया, इसका तो आपने बहुत डिटेल देखा है कि 1945 में लाल किले में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के ऊपर मुकदमा चलाया गया था। और कहां पर? लाल किले में। तो यहां पर प्रश्न संख्या 18 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि जो मुकदमा चलाया गया था उसमें किसको किसको फांसी हुई थी? तो आपने नाम देखा था प्रेम सहगल का, उसके बाद शहनवाज खान का, गुरबख्श सिंह का, इनको फांसी की सजा हुई। हालांकि बाद में जब वेबल के ऊपर प्रेशर पड़ा तो उसने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए फांसी की सजा को माफ कर दिया था। अगर पूछा जाए कि 7 वर्ष का कारावास किसको हुआ था, तो आपका सीधा जवाब होगा राशिद अली को। फिर यह भी प्रश्न पूछा जाए कि ये जो आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के ऊपर जो मुकदमा चला, इसकी पैरवी के लिए जो वकीलों का समूह था, उस समूह की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका जवाब होगा भूला भाई देसाई ने। और कौन कौन से और वकील थे? तो इसमें कैलाश नाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू ये शामिल थे। क्लियर? तो ये पूरी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 1945 की घटनाएं निम्नलिखित में से कौन है? यानी आपसे यह पूछा जा रहा है कि यहां जो घटनाओं का उल्लेख है इसमें कौन सी घटना 1945 से संबंधित है? तो यहां पर देखिए पहला लिखा है वेवल योजना। तो देखिए वेवल योजना जो है ये 14 जून 1945 से संबंधित है। क्लियर है? वेवल योजना 14 जून 1945, तो ये तो 45 की घटना है। दूसरा लिखा है शिमला सम्मेलन,
तो शिमला सम्मेलन, तो ये आप सभी जानते हैं कि 25 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 के बीच जो शिमला सम्मेलन था, ये 25 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 तक। उसके बाद लिखा है नौसेना विद्रोह। तो याद रखिएगा ये जो नौसेना विद्रोह है ये फरवरी 1946 में, कब? फरवरी 1946 में, तो यानी ये 45 की घटना नहीं है, तो इसलिए इसको क्रॉस कर देंगे आप। अगला लिखा है आजाद हिंद फौज पर मुकदमा। तो अभी आपने देखा था कि नवंबर 1945 में लाल किले पर, दिल्ली के लाल किले पर जो INA यानी आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी थे उन पर मुकदमा चलाया गया था, यानी ये भी 1945 संबंधित है। तो यहाँ पे 1945 संबंधित 3 घटनाएं, पहला, दूसरा और चौथा। तो इस आधार पर प्रश्न संख्या 19 का सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यहाँ पर जो आप ईयर याद रखेंगे वो विथ मंथ याद रखेंगे, और जहां पर आपको डेट पता है वो डेट भी आप याद रखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर नौसेना विद्रोह जो है ये 1945 में नहीं बल्कि फरवरी 1946 में हुआ था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20, पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। तो याद रखिएगा उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। यहां पर डी विकल्प से हो जाएगा, यानी जवाहरलाल नेहरू वो शख्स थे जिन्होंने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में जो कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई थी उसमें बहुमत प्राप्त किया था। क्लियर? किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर? यहां पर डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए इस प्रकार ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगला जो टॉपिक है वो है कैबिनेट मिशन योजना। ये भी इंपॉर्टेंट है। आइए इसके प्रश्नों को देखते हैं। ये जो कैबिनेट मिशन योजना में पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन किसकी अध्यक्षता में की गई थी, यानी कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? पैथिक लॉरेंस ने। किसने की थी? पैथिक लॉरेंस ने। तो यहां पर आप देख रहे हैं डी विकल्प में लिखा है सर पी लॉरेंस। तो इसी का पूरा नाम है, फुल फॉर्म है, क्या है? पी का मतलब पैथिक और लॉरेंस। ठीक है, तो यहां पर डी विकल्प से हो जाएगा। पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो पैथिक लॉरेंस थे ये भारत मंत्री थे, पहली बात। दूसरी बात ये प्रश्न उठता है कि क्या कैबिनेट मिशन में कुछ और सदस्य भी थे? तो आपका जवाब होगा हाँ, 2 सदस्य और थे। एक थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और दूसरे थे एवी अलेक्जेंडर। यानी जो कैबिनेट मिशन था इसकी अध्यक्षता कर रहे थे भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, या जिसको आप पी लॉरेंस कहेंगे, और इसमें 2 और सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये जो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे ये अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, और जो एवी अलेक्जेंडर थे ये नौसेना मंत्री थे। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर? तो यहां पर प्रश्न संख्या 1 का डी विकल्प से हो जाएगा। कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता है वो पैथिक लॉरेंस ने की थी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2, पूछा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था। तो आप सभी को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भारत आए थे वो कौन आता है? कैबिनेट मिशन। कौन आया था? कैबिनेट मिशन। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 2 का बी विकल्प से हो जाएगा। देखिए कई बार मैंने आपसे कहा ना कि मंथ भी याद रखिएगा, तो जरा पूरी डेट याद रखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को। कब आया था? 24 मार्च 1946 को। कहां पर? दिल्ली में। तो याद रखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 मार्च 1946 को पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन दिल्ली आया था। क्लियर? तो यहां पर बी विकल्प आपका आंसर होगा। अगला देख लीजिए प्रश्न संख्या 3, पूछा जा रहा है कि इनमें से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था। यानी भारत में त्रिस्तरीय शासन का प्रस्ताव किसने किया था? तो यहां पर याद रखिएगा कि जो त्रिस्तरीय शासन प्रस्ताव का जो सुझाव था वो कैबिनेट मिशन के द्वारा दिया गया था। क्लियर? यानी जब 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा तो इसी ने त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था को सुझाया था। देखिए इसने किया क्या था कि प्रांतों को अ ब स 3 श्रेणियों में विभक्त किया था। किसने? कैबिनेट मिशन ने। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 3 का डी विकल्प से हो जाएगा कि भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का जो रिकमेंडेशन है वो किसका था? कैबिनेट मिशन का। डी विकल्प से होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। यह भी अच्छा प्रश्न है। याद रखिएगा कांग्रेस में महात्मा गांधी जो थे ये कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। तो यहां पर प्रश्न संख्या 4 का ए विकल्प से हो जाएगा। तो बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे कि महात्मा गांधी कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। अब देखिए इनके स्टेटमेंट इस बात को जाहिर करते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने कहा कि जो कैबिनेट मिशन में जो प्रस्ताव हैं वो एक ऐसे बीज की भांति हैं जिससे दुख से भरी भारत भूमि जो है वो भविष्य में यातना से मुक्त हो सकती है। यानी ये जो स्टेटमेंट है वो जाहिर कर रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे महात्मा गांधी। क्लियर है? तो यहां पर ए विकल्प से होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5, पूछा जा रहा है कि वो कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की थी।
अब देखिए इस प्रश्न को करते समय आपको जरा देखना है। अब देखिए ये प्रश्न आप बहुत अच्छे से जानते हैं और मेरे आधार पर ये प्रश्न रिपीटेड है और आज ही की क्लास में इस पर चर्चा भी हुई है। कैसे? अब जरा देखिए इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। क्रिप्स मिशन, अभी चर्चा हुई है कि क्रिप्स मिशन किसके समय में, कब आया था? पहले ये देखिए कब आया था, 1942 में। और लॉर्ड वेवल योजना थी 1945 में। ये दोनों बात आप सभी लोग जानते हैं कि क्रिप्स मिशन 1942 और लॉर्ड वेवल ये 1945। और आप ये भी जानते हैं कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आजाद। कब से कब तक? 1945 से 1940 से 45। तो आप देख रहे हैं सबसे लंबी अवधि तक रहे। और ये जो दोनों घटनाएं वो किसके समय में? अबुल कलाम आजाद। तो यहां पर आप प्रश्न संख्या 5 का ए विकल्प आंसर करेंगे। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 6। पूछा जा रहा है कि 1946 का जो कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित की गई, इसमें सदस्य कौन नहीं था? यानी आपसे वही सीधी बात पूछी जा रही है जो मैंने पहले ही प्रश्न में आपको एक्सप्लेन किया था कि जो कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 को दिल्ली, इसमें कौन-कौन शामिल था? तो आपने ये देखा था कि पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में ये कैबिनेट मिशन आया था और इसमें 2 सदस्यों के नाम आपने देखे थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, और दूसरा नाम था एवी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे। यानी यहां पर आप देख रहे हैं कि कौन इसमें शामिल नहीं था, तो लॉर्ड एमरी। क्लियर है? तो यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए अब तक आप जो कैबिनेट मिशन के बारे में प्रश्न पढ़ रहे थे वो पहले टाइप के प्रश्न थे, यानी उसमें फैक्चुअल चीजें पूछी जा रही थी। यानी आपसे पूछा जा रहा था कि कैबिनेट मिशन कब आया, किसकी अध्यक्षता में था, उसमें कौन कौन सदस्य था। लेकिन यहां पर प्रश्न का दूसरा प्रकार है जिसमें आपसे यह पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना में जो रिकमेंडेशन थी वो क्या थी, यानी उसमें जो बातें कही गई थी वो क्या थी। तो देखिए यहां पर एक बात आप स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि जो कैबिनेट मिशन योजना का जो सबसे मुख्य सुझाव था वो ये था कि वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसका पुनर्गठन करके एक अंतरिम सरकार का सुझाव दिया गया था। क्लियर है? तो इस बात को स्पष्ट याद रखेंगे। अब आइए हम लोग जरा इसमें देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान है। पहला लिख रहा है कि प्रांतीय समूहीकरण। तो देखिए कैबिनेट मिशन में ये जो प्रस्ताव था इसमें प्रांतीय समूहीकरण की बात थी। इसमें कहा गया कि भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें शामिल होंगी। क्लियर है? और इसमें कहा गया कि जो संविधान सभा का गठन होगा वो प्रांतीय विधानसभाओं और देसी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। यानी ये स्पष्ट हो गया कि इसमें प्रांतीय समूहीकरण की बात थी। दूसरा कह रहा है कि भारतीय सदस्यों वाली अंतरिम मंत्रिमंडल, तो हम लोगों ने अभी इसका मूल देखा था, ये मुख्य सुझाव था, ये भी है। सी कह रहा है कि पाकिस्तान की स्वीकृति, देखिए यही इसमें शामिल नहीं था। तो इसलिए प्रश्न संख्या 7 का सी विकल्प से हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना में पाकिस्तान की स्वीकृति शामिल नहीं थी। क्लियर है? अगला कह रहा है कि संविधान निर्माण का अधिकार, तो ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं और देसी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किए जाने की बात कही गई थी किसमें? कैबिनेट मिशन योजना में। तो देखिए जब भी आप कभी प्रश्न को पढ़ें तो अगर इतनी बातों को आप कैबिनेट मिशन के तहत याद रखते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपको ये भरोसा दिला रहा हूं कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। क्लियर है? तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना होगा इतनी बातों को। देखिए आपकी पढ़ाई की जो स्ट्रेटजी वर्तमान में होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपको फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल चीजों का एक बैलेंस बनाते हुए अपनी पढ़ाई को आगे रखना होगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 8। इसमें पूछा जा रहा है कि इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आशंका थी, यानी आकांक्षा थी, लिखा है, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघ राज्य का स्वरूप होना था। ये बातें किसके बारे में? अब देखिए अभी आप लोगों ने जो पिछले प्रश्न में चर्चा की ये सारी बातें क्या उसमें शामिल नहीं थी? आपने ये कहा था ना कि जो कैबिनेट मिशन का मुख्य सुझाव था वो यही था कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन करके एक अंतरिम सरकार का गठन हो। फिर उसके बाद आपने कहा था कि भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें शामिल होंगी। फिर आपने ये भी पढ़ा था कि इस कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में कहा गया कि जो संविधान सभा का गठन होगा वो प्रांतीय विधानसभाओं और देसी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा होगा। तो ये सारी बातें थी, तो यही बातें तो इसमें कही जा रही हैं। और आपने ये भी देखा था कि कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में कहीं पर भी पाकिस्तान के गठन की बात नहीं कही गई थी। ठीक है? यानी मुस्लिम लीग का जो पाकिस्तान मांग था उसको कैबिनेट मिशन ने अस्वीकार कर दिया था। तो यही सब यहां स्टेटमेंट में लिखकर पूछा जा रहा है कि ये किसके संदर्भ में बात हो रही है, तो आप सीधे बताएंगे विकल्प डी, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में। क्लियर है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 8 का डी विकल्प सही होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। ये कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन में कहा जा रहा है कि वर्ष 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति को वापस ले लिया था। अब देखिए जरा ये जो मुस्लिम लीग है इसने कैबिनेट मिशन प्लान को क्यों स्वीकृति दी और क्यों वापस लिया, जरा इसकी बात को समझिए। देखिए जो कैबिनेट मिशन प्लान था इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थे वो कुछ बातों को लेकर नाराज थे। सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस किस बात को लेकर, कैबिनेट मिशन के किस बात को लेकर नाराज थी? हालांकि एक पक्ष अभी आपने देखा कि कांग्रेस के ही नेता गांधी जी इसको पूरी तरह से इसके समर्थन में थे,
क्योंकि ऐसा वो मानते थे कि इसमें जो प्रावधान है उसमें ऐसे बीज हैं जो एक न एक दिन इस दुखी भारत भूमि को यातना से मुक्त करेंगे। क्लियर? लेकिन कांग्रेस जो थी ये प्रांतों के गुट बनाने पर लेकर नाराज थी। वहीं मुस्लिम लीग क्यों नाराज थी? क्योंकि इसमें पाकिस्तान की मांग नहीं स्वीकार की गई थी। क्लियर है? तो ये बातें थी। अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि कांग्रेस और लीग ने पहले इसका समर्थन किया, ठीक है, और 10 जुलाई 1946 को नेहरू ने कहा कि सामूहिकरण अनिवार्य नहीं है और समूह ब और स के जो राज्य हैं वो असम और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत समूह में शामिल होने से इनकार कर सकते हैं। इसी के बाद मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को अस्वीकार कर दिया और उन्होंने सीधी कार्रवाई प्रस्ताव को किया। क्लियर है? तो यानी यहां पर आप देख रहे हैं कि ये कथन जो है ये बिल्कुल सही है कि 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान में दी गई अपनी स्वीकृति को वापस लिया था और मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को अस्वीकार जब किया तो उन्होंने सीधी कार्रवाई का प्रस्ताव किया। अब एक प्रश्न बनता है कि सीधी कार्रवाई कब किया गया, कब मनाया गया? तो सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को। कब? 16 अगस्त 1946 सीधी कार्रवाई दिवस किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। क्लियर? अब देखिए कारण में क्या कह रहा है, कारण में कह रहा है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। अब देखिए जो सरकार के स्तर पर जो बात है उसमें यह हुआ कि जब मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को अस्वीकार किया और सीधी कार्रवाई के प्रस्ताव को रखा तो उसके बाद वायसराय ने कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया और इसमें मुस्लिम लीग को भी सम्मिलित होने के लिए कहा गया, लेकिन मुस्लिम लीग ने प्रारंभ में इसमें अस्वीकृति दी। लेकिन जब कई बार वायसराय ने इसमें मुसलमानों के हितों को बार बार समझाने का प्रयास किया तो उसके बाद 13 अक्टूबर 1946 को इस प्रस्ताव में उन्होंने स्वीकार कर लिया था। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि 1946 में जो गठित अंतरिम सरकार थी उसमें मुस्लिम लीग भी बाद में शामिल हो गई। तो यहां पर ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 9 में कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है कारण। क्लियर है? तो इसलिए यहां पर इंडिविजुअल कैपेसिटी में कथन और कारण दोनों सही है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या, अच्छा ये यहां पर कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक यहां पर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। अगला जो टॉपिक है वो क्या है? अगला टॉपिक है संविधान सभा। क्लियर? संविधान सभा 1946, यहां से भी सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहां पर प्रश्न संख्या 1 में पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना करने हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो देखिए यहां पर जो विकल्प दिया गया है इसमें आप जानते हैं कि स्वराज पार्टी ने 1934 में, जो 1934 में रांची में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, इसने संविधान सभा के गठन की मांग को सर्वप्रथम रखा था, लेकिन यहां पर 1935 दिया है। उसके बाद देखेंगे तो उसके बाद जो 1936 में कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन हुआ था उसमें संविधान सभा का अर्थ और उसके महत्व पर व्याख्या की गई थी, इसलिए हम लोग चलेंगे विकल्प बी पर। क्लियर? अगर यहीं पर स्वराज पार्टी 1934 लिखा होता तब हम लोग ए विकल्प को सही करते। तो यहां पर प्रश्न संख्या 1 का बी विकल्प से हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और उसके महत्व पर व्याख्या की गई थी। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया इसका गठन किया गया था। यह देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा जो संविधान सभा का गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था। क्लियर? आपने अभी देखा था कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह व्यवस्था दी गई थी कि जो संविधान सभा है उसका निर्माण किया जाएगा, और आपने ये भी देखा था कि कैबिनेट मिशन के तहत जो संविधान सभा के निर्माण की बात कही गई थी उसमें यह बात कही गई थी कि जो प्रांतीय विधानसभाएं हैं और जो देसी रियासतें इनके प्रतिनिधियों के द्वारा संविधान सभा का गठन किया जाएगा। क्लियर? तो यहां पर आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 2 का डी विकल्प से हो जाएगा। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत ही भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। क्लियर? तो यहां पर प्रश्न संख्या 2 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3, पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो याद रखिएगा एक प्रतिनिधि जो था वो 10 लाख प्रति जनसंख्या पर निर्धारित था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 3 का बी विकल्प सही हो जाएगा। यानी साधारण शब्दों में यह समझ लीजिए कि जो कैबिनेट योजना थी यानी जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसमें कहा गया कि जो संविधान सभा के लिए जो निर्माण होगा उसमें प्रत्येक प्रांत से 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में ये जनसंख्या का जो सांप्रदायिक आधार है उसको स्थान दिया जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर आप देख रहे हैं बी विकल्प सही हो जाएगा। इसमें एक बात और याद रखिएगा, मतदाताओं के लिए इसमें 3 वर्ग थे। क्लियर? एक वर्ग था आम, दूसरा वर्ग था मुस्लिम और तीसरा वर्ग था सिख। और ये जो सिख वर्ग था ये केवल पंजाब के लिए। ठीक है? तो ये भी याद रखेंगे अगर पूछा जाए कि मतदाताओं के वर्ग, तो इसमें 3 वर्ग थे, एक आम वर्ग, दूसरा मुस्लिम और तीसरा था सिख जो कि पंजाब के लिए था। ठीक है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 4, पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ था वो कब हुआ था?
तो आप सभी को पता है कि जो संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। और आप सभी को पता है कि इसी दिन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को चुना गया था। क्लियर है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 4 का सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था। तो देखिए भारतीय संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 के बाद जो अगली बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई और इसी तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो यहां पर प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 6, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली और स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष पद को संभाला था। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, जीवी मावलंकर। अब देखिए यहां पर आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। अगर आप 3 बातें ये ध्यान रखते हैं तो जीवी मावलंकर साहब की जो ये अध्यक्षता संबंधित प्रश्न है कभी आपसे गलत नहीं होगा। जैसे याद रखिएगा जीवी मावलंकर साहब 1937 से लेकर 46 तक बंबई प्रांत के लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष थे। पहली बात, कब से कब तक? 1937 से लेकर 46 तक। ये तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है। 1937 से लेकर 46 तक बंबई प्रांत के लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष थे। कौन? जीवी मावलंकर। उसके बाद 1946 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष थे। कौन? जीवी मावलंकर। तो दूसरी कंडीशन आपने क्या पढ़ी? तो दूसरी कंडीशन आपने पढ़ी कि जो जीवी मावलंकर अध्यक्ष हैं ये किसके हैं? ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के, और इनका ड्यूरेशन कब से कब तक है? 1946 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक। क्लियर है? उसके बाद देश आजाद हुआ। उसके बाद आपने देखा कि बाद में आगे चलकर जब संविधान लागू हुआ तो संसद का गठन हुआ, और जो लोकसभा का गठन हुआ उसमें लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर जो इनका कार्यकाल था वो था 1952 से लेकर 55 तक। यही इसमें बात कही गई कि स्वतंत्र भारत की संसद के अध्यक्ष के तौर पर जीवी मावलंकर, वो ड्यूरेशन कब से कब तक था? 1952 से लेकर 55। ये 3 बातें आपको जीवी मावलंकर के बारे में याद रखनी। उसके बाद प्रश्न को बनाने दीजिए, आपसे गलत होगा ही नहीं। क्लियर है? यानी सबसे पहले वो बंबई प्रांत के लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष, उसके बाद वो ब्रिटिश युग के केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष, और एट लास्ट वो लोकसभा के अध्यक्ष 1952 से लेकर 55 तक। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही? पहला स्टेटमेंट लिखा है कि 1946 में प्रांतीय सभाओं के द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। तो यहां पर आपका ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि जो कैबिनेट मिशन योजना थी इसी के अनुरूप जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ, और इसमें संविधान सभा के प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का चुनाव हुआ। कितने सदस्यों का चुनाव हुआ? ये भी संख्या आपको याद रखनी होगी। 296 सदस्यों का संविधान सभा के जो प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का चुनाव हुआ। इस 296 में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और 15 अन्य दलों को और स्वतंत्र उम्मीदवारों का चयन हुआ था। कई बार यहां से भी प्रश्न पूछा गया, लेकिन टोटल संख्या तो 296 आप याद रखेंगे। ठीक है? तो यानी यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 7 का पहला ही स्टेटमेंट यहां पर सही हो गया। क्लियर है? अब जरा अन्य स्टेटमेंट को भी देख लीजिए कि ये क्यों गलत हुए, क्योंकि हो सकता है यहां से सीधे प्रश्न बन जाए। तो दूसरे स्टेटमेंट में लिख रहा है कि जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना, सरदार पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। अब देखिए ये स्टेटमेंट क्यों गलत हुआ। बहुत अच्छा है कि हम लोगों ने अन्य विकल्पों को भी देखा। ये जो जिन्ना का नाम लिखा है बिल्कुल स्पष्ट याद रखिएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाए। अगला कह रहा है कि भारत की जो संविधान सभा है इसका पहला अधिवेशन जनवरी 1946 में हुआ था, जबकि अभी हम लोगों ने इस बात पर डिस्कशन किया था कि जो संविधान सभा की पहली जो अधिवेशन है ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि इसमें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा साहब आए थे। उसके बाद आपने देखा था कि 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्लियर है? तो ये बात इस कथन को गलत कर दे रही है। यहां जो डी विकल्प लिखा हुआ है उसमें पूछा जा रहा है कि संविधान का जो अंगीकृत किया गया उसको 26 जनवरी 1950 को, अंगीकृत का मतलब एडॉप्टेड। देखिए ये गलत है। क्यों? क्योंकि स्पष्ट याद रखिएगा कि जो संविधान को जो अंगीकृत किया गया, एडॉप्टेड किया गया, अंगीकृत आत्मार्पित किया गया, वो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। यदि ये कहा जाता कि संविधान को कब लागू किया गया तब 26 जनवरी 1950 होता। यहां पर अगर अंगीकृत आत्मार्पित यानी एडॉप्टेड शब्द लिखा जाए तब आप सीधा डेट याद रखेंगे 26 नवंबर 1949। यही कारण थे कि ये स्टेटमेंट गलत हुआ था। क्लियर है? तो यहां पर आप प्रश्न संख्या 7 में ए विकल्प को सही करेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8। देखिए यहां पर जो ये टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है अंतरिम सरकार का गठन। आइए इसको देखते हैं। इसकी कुछ बातों को अभी हम लोगों ने पीछे भी ये प्रश्न आए थे तो उसमें देखा था।
पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि तिथि के साथ मंथ को भी याद रखिएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे चारों विकल्प में 1946 लिखा है। यदि आपको मंथ क्लियर नहीं होगा तो फिर यही मामला फंस जाएगा। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था वो 2 सितंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। तो इस आधार पर प्रश्न संख्या 1 का सी विकल्प सही हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता कि ये जो अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई थी, तो याद रखिएगा 24 अगस्त 1946 को। तो याद रखेंगे अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को, और जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ वो कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को। दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। देखिए, इसमें यही दो टाइप के प्रश्न पूछते हैं, एक तो इसका अंतरिम सरकार का गठन और फिर पूछेगा कि इसमें मंत्री कौन कौन था। तो देखिए, यहां पर राजेंद्र प्रसाद साहब को पूछा जा रहा है कि इनके पास कौन सा विभाग था। तो यह देखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में जो अंतरिम सरकार थी उसमें खाद्य मंत्री थे। क्या मंत्री थे? खाद्य और कृषि मंत्री। तो यहां पर आपका सी विकल्प से जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे। अब हम लोग यहां पर जो विकल्प में अन्य विभाग हैं इनके भी मंत्री को देख लें कि किसके पास था। तो यहां से जो भी प्रश्न बनेंगे फिर वो हो जाएंगे। देखिए, अगर हम लोग बात करें रक्षा, तो रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। कौन थे? बलदेव सिंह। ठीक है, तो याद रखेंगे बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। वहीं अगर विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल पूछा जाए तो विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी के पास था। क्लियर है? और अभी आपने कृषि और खाद्य और कृषि किसके पास देखा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तीनों बातें आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है कि अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य किसके पास था। तो याद रखिएगा, रेल मंत्रालय किसके पास था? आसिफ अली के पास। तो यहां पर प्रश्न संख्या 3 का सी विकल्प से हो जाएगा कि जो अंतरिम सरकार 1946 थी उसमें रेल मंत्रालय किसके पास था? आसिफ अली। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 3 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया तब लियाकत अली को कौन सा विभाग दिया गया। देखिए, ये बात आप जानते हैं कि जब 2 सितंबर 1946 को नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो उस समय मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुआ था, लेकिन बार बार एक अनुरोध के बाद उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए इसमें शामिल होंगे, और वो 13 अक्टूबर 1946 को इसमें शामिल हुए। क्लियर है? तो यहां पर आप देख रहे हैं कि उसके बाद पूछा जा रहा है कि लियाकत अली को कौन सा विभाग दिया गया। तो याद रखिएगा, लियाकत अली को वित्त मंत्रालय दिया गया। कौन सा? वित्त। तो यहां पर प्रश्न संख्या 4 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। तो देखिए, जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को, ये तो जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में हुआ था। तो यहां पर आप बलदेव सिंह को भी देख चुके हैं कि रक्षा मंत्री थे। अली जहीर भी इसमें शामिल थे, लेकिन बी.आर. अंबेडकर अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, इसलिए प्रश्न संख्या 5 का डी विकल्प से होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 6 पूछा जा रहा है कि 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी। तो याद रखिएगा, 1946 के बाद जो चुनाव हुए उसमें मुस्लिम लीग ने बंगाल में सरकार अपनी बनाई, और बंगाल में उसने जो सरकार बनाई थी वो कृषक प्रजा पार्टी के साथ गठबंधन करके। और ये जो कृषक प्रजा पार्टी थी ये किसके नेतृत्व में थी? तो याद रखिएगा, ए.के. फजलुल हक के। तो यानी बंगाल में जो ए.के. फजलुल हक की नेतृत्व वाली कृषक प्रजा पार्टी थी उसके साथ गठबंधन करके मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई, और ये सरकार 14 अगस्त 1947 तक रही। तो यहां पर इस आधार पर प्रश्न संख्या 6 का ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी बंगाल में। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 7 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तिथि में मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस को सुनिश्चित किया। तो देखिए, आपने पीछे चर्चा की थी कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस सुनिश्चित की गई। तो यहां पर प्रश्न संख्या 7 का डी विकल्प सही हो जाएगा, 16 अगस्त 1946। बिल्कुल याद रखेंगे, हर आयोग में यह प्रश्न पूछा गया, 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस। और याद रखिएगा, इसमें जो मूवमेंट हो रहा था, इसमें जो कार्रवाई हो रही थी या इसमें जो विद्रोह हो रहा था, उसका जो केंद्र था वो कहां था? नोआखाली। ये भी प्रश्न पूछा गया कि सीधी कार्रवाई दिवस के दौरान जो दंगे हो रहे थे उसका जो मूल केंद्र था वो कहां था? तो याद रखेंगे, नोआखाली। क्लियर है? ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, ये टॉपिक यहां पर कंप्लीट हो गया। अगला जो टॉपिक है वो है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। आज की क्लास हम लोग यहीं पर कंप्लीट करेंगे। अगली क्लास में यहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।